हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की इन आवर सीरीज ऑफ ब्रिटिश रेगुलेशन एक्ट्स एंड चार्टर्स एज फार एज द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड। ऑलरेडी हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस किया है। तो फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ आए कि पर्टिकुलर प्रोविजन क्यों लाया गया, और फिर उस प्रोविजन का जो सिग्निफिकेंस है, इम्प्लीकेशंस हैं, मेरिट, डीमेरिट या लिमिटेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, फ्यू मिनट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का रिपीटेड थीम है। आई थिंक यू शुड नॉट स्किप इट। बाकी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन अफेयर्स के रिस्पेक्ट में जितने भी चार्टर्स लाए गए उसमें ये लास्ट था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखेंगे इसके बाद में 1857 का रिवोल्ट हुआ एंड देन द कंपनीज रूल इन इंडिया केम टू एन एंड बिकॉज द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली टुक ओवर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड इंडिया ऑफिशियली बिकेम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को। एंड यस, अगर आपको ये पर्टिकुलर सीरीज पसंद आ रही है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बी अ पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब फैमिली एंड आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीरीज पसंद आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई और सजेशन है, किसी पर्टिकुलर थीम पे सीरीज शुरू करना चाहते हो, आप वो भी बता सकते हो। बस पढ़ते रहिए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का बैकग्राउंड जो है वो देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के प्रोविजंस को समझने से पहले आपको यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसके कुछ प्रोविजंस को रिकॉल करना होगा। तो हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के वाया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली चली आ रही थी एज फार एज द ट्रेड ऑफ ब्रिटेन विद ईस्ट इज कंसर्न्ड, 1600 से ये ट्रेड मोनोपोली थी, इट केम टू एन एंड। और अब सवाल उठा कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लंदन में बैठे हैं, 24 इन नंबर, ये क्या काम करेंगे? क्योंकि इनको तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के वाया यही कहा गया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में फाइनल डिसीजन लेंगे। बट नाउ द कंपनी स्टॉप्ड बीइंग अ ट्रेडिंग बॉडी, इट वाज रिड्यूस्ड टू अ फुल फ्लेजेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि बेसिकली 6 मेंबर्स से बना था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में काम करेंगे। बट यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी, एक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर बहुत बड़ा है, दूसरा इनका फोटे जो है वो है कमर्शियल, और अब ये काम क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का। और आप देखोगे अक्सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में टेंशन रहती थी, जिसकी वजह से सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उनमें डिले देखने को मिलता था। एंड आप यहां पे देखेंगे कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर रहा था। वी वर सीइंग एन इनएफिशिएंसी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ में आप देखिए इन सब का जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा है, तो फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा था। सीरियस कंसर्न्स वर बीइंग रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे कि ये जो लूप होल्स हैं इनको एड्रेस करने के लिए आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। दूसरा, 1833 के चार्टर ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, और ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में सारा पावर था, सारा कॉल वो ले सकता था। तो आप यहां पे देखेंगे जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंटायर इंडिया, होल इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वहीं पे वो गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे। तो कंसर्न ये था कि क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक इम्पार्शियल मैनर के अंदर गवर्नेंस चला पाएंगे? क्या यहां पे हम एक फेयर गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश कर पाएंगे एज फार एज दी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज आर कंसर्न्ड? तो आप देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। नेक्स्ट, देयर वाज अ ग्रोइंग कॉल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप यहां पे देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके पास में बहुत सारा पावर था। बेसिकली द एंटायर पावर वाज कंसंट्रेटेड
हेयर। तो कहा गया कि यहां पे बहुत जरूरत है कि एक आप थोड़ा सा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी एक से दें, और साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, एक सेपरेट लेजिस्लेचर हो। बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसे आप यहां पे इंप्लीमेंट करें, बिकॉज पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसी के साथ साथ में आप देखोगे काफी सारे इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव थे। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जहां तक इंडियन गवर्नेंस सिस्टम कंसर्न्ड है, इंडियंस को यहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इंडियंस को यहां पे से दी जाए, पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट की जाए। तो यहां पे ये जो इंडियंस की डिमांड है इसको मीट करने की भी कोशिश की जाएगी। आप इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कुछ रिफॉर्म्स देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न वाज ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का सिग्निफिकेंट एक्सपांशन हो चुका था। 1833 के बाद आप देखोगे 1843 में सिंध को अनेक्स किया गया एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, एंड 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में आप देखोगे पंजाब वाज एनेक्स्ड। अब यहां पे कुछ न्यू गवर्नेंस चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, इनको भी एड्रेस किया जाना था। तो आप देखोगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर बेसिकली ये सारे जो कंसर्न्स थे उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की गई है। चलिए अब प्रोविजंस देखते हैं और उसी के साथ साथ में उनका जो सिग्निफिकेंस है, इंप्लीकेशन है, मेरिट, डिमेरिट या लिमिटेशन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन एज फार एज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज कंसर्न्ड इज, इसके द्वारा कंपनी का इंडिया में जो रूल है उसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। कहा गया कि द कंपनी विल कंटिन्यू टू रूल द इंडियन पोजेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन until the parliament provides otherwise। यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है उसको मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी का इंडिया में जो रूल है या इंडिया के रेवेन्यूज पे कंपनी के जो राइट्स हैं वो कितने पीरियड के लिए हैं। सो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड वॉज मेंशन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जो रूल है उसे कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। इससे पहले आप देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर या 33 के अंदर कंपनीज रूल इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, बट यहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया है। कहा गया कि द कंपनी इज बेसिकली होल्डिंग द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और पार्लियामेंट चाहे तो इसको चेंज कर सकता है कभी भी। तो आप यहां पे देखेंगे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश क्राउन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडियन अफेयर्स। इसके अलावा दो और प्रोविजंस हैं जो अभी मैंने बात बोली उसको साबित कर देंगे। आप यहां पे देखेंगे कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर 24 इन नंबर। इतने लोगों की जरूरत नहीं है, इसको रिड्यूस कर दो 18, और इन 18 में से भी जो 6 मेंबर्स हैं उन्हें ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा। यानी आप क्या देखेंगे यहां पर, आप यहां पे देखेंगे अब बेसिकली 12 जो हैं वो कंपनी है ना, 12 मेंबर्स जो हैं इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये डायरेक्टली कंपनी के नॉमिनीज होंगे, 6 जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के, एंड आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर भी 6 मेंबर्स हैं who were representative of British Parliament। तो अब बराबर कर दिया गया 12-12। It shows was what the decreasing influence of East India Company in Indian affairs and the increasing influence or control of the British government as far as the Indian administration is concerned। एक और चीज कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनको असिस्ट करने के लिए जितने भी सेक्रेटरीज हैं और ऑफिशियल्स हैं इनकी पेमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहां पे इनको पेमेंट नहीं देगी। तो ये पॉइंटर्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट हमने आपसे कहा था देयर वाज अ कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू दी
गवर्नर जनरल्स डुअल रोल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो 1853 के चार्टर ने इसको एड्रेस करना चाहा और कहा गया कि जहां तक बंगाल प्रेसिडेंसी कंसर्न्ड है, हम इसके लिए एक सेपरेट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो केवल एंटायर इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में उनकी कोई स्पेशल ड्यूटी एज सच नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक इम्पार्शियल तरीके से फेयर एंड जस्ट मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर पाएंगे, सारे जो प्रोविंसेस हैं, प्रेसिडेंसीज हैं, उनको एट पार रखते हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। नेक्स्ट, हमने आपसे कहा था कि देयर वाज अ ग्रोइंग कॉल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो आप यहां पे देखेंगे कि कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी तक लेजिस्लेचर का काम भी करती आई थी, इसको आप सेपरेट करो। क्या कहा गया कि लेजिस्लेशन जो है इट इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट लेजिस्लेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और इसके लिए एक स्पेशल बॉडी लेजिस्लेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस लेजिस्लेचर के लिए क्या किया जाए, कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो बेसिकली 4 मेंबर्स से बनी हुई थी, इसके अंदर आप 6 एडिशनल मेंबर्स को नॉमिनेट कर दीजिए। इन 6 मेंबर्स में से भी जो 4 मेंबर्स होंगे ये बेसिकली बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यानी प्रोविंसेस को भी सेंटर लेवल पे जो लेजिस्लेशंस पास किए जाएंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स बनाए जाएंगे, उनके अंदर उनका भी एक से होगा, उनकी भी एक वॉइस होगी। सो फर्स्ट, legislation was regarded as the separate function of the government. A separate legislature was created by expanding the Governor General's Executive Council. इस expanded council में 6 additional members हैं, जिनमें से 4 members provinces के representative हैं। तो for the first time the provinces were given representation at this center. इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखोगे अब कौन कौन है मेंबर लेजिस्लेचर का, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो 4 मेंबर्स हैं। यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो लॉ मेंबर था नाउ ही बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। सो नाउ द लॉ मेंबर बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ऑल्सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर डिफैक्टो। इसी के साथ साथ में आप यहां पे देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट, 1 रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यस, बाकी के प्रोविजंस में आपको बता चुकी हूं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम अ सेपरेट लेजिस्लेचर वाज क्रिएटेड। इट वाज रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट लेजिस्लेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंडिकेट्स व्हाट, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल वाज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड ओवर हेयर। एंड इसी के साथ साथ में इंडिया में मॉडर्न लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है, जिसका प्रेजेंट फॉर्म हम हमारे पार्लियामेंट के फॉर्म में देखते हैं एंड स्टेट लेवल पे आपकी असेंबलीज के रूप में देखते हैं। अब यहां पे ना थोड़ा सा कंसर्न था, एक ये जो 6 मेंबर्स थे दे वर नॉमिनेटेड मेंबर्स, है ना, इलेक्टेड नहीं थे। साथ ही साथ में आप क्या देखोगे, नो प्रोविजन फॉर representation of Indians, no provision for representation of Indians. इंडियंस को यहां पे पार्टिसिपेशन का कोई मौका नहीं दिया गया। दूसरा, एक और चीज, ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये जो लेजिस्लेचर क्रिएट की गई है, इट वाज इन इफेक्ट हैविंग नो रियल पावर। अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ पावर है आप क्या देखेंगे, इट वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप यहां पे देखेंगे कि इंडियंस वर इंक्रीजिंगली डिमांडिंग अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन इन दी गवर्नेंस। मैंने आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में भी बताया एंड वन ऑफ देयर डिमांड्स वाज दिस कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं इनके मेंबर्स को रिक्रूट किया जाए वाया एन ओपन कंपटीशन।
मेरिट बेसिस पे आप रिक्रूट करो। अभी तक क्या होता था कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी रिकमेंडेशन पे इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर्स को हायर किया जाता था। बट कहा गया कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी ये जो प्रिविलेज है इसे खत्म करो, एंड नाउ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज शुड बी रिक्रूटेड वाया एन ओपन कंपटीशन, मेरिट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो। ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी, एंड इसी के साथ साथ में इंडियंस को पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। इंडियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हुई है। लेकिन आपको यहां पे एक और बात ध्यान रखनी है। दो कह दिया गया कि अब से सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट है वो एक ओपन कंपटीशन के वाया होगा, मेरिट बेसिस पे होगा, रेदर देन द स्पॉइल सिस्टम और द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट प्रॉब्लम क्या थी, अभी भी देयर वर अ लॉट ऑफ बैरियर्स फॉर इंडियंस एज फार एज द सिलेक्शन इन द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज कंसर्न्ड। ये एग्जाम जो है ये लंदन के अंदर होती थी। आपको ग्रीक, लैटिन लैंग्वेजेस जो हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास में इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप लंदन जा पाएं, ग्रीक लैटिन लैंग्वेजेस आपको आती हों, और इसी के साथ साथ में आपके वहां का जो क्लाइमेट है उसको बर्दाश्त कर पाए, आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह आती हो। सो इट वॉज बेसिकली फॉर दी एलीट क्लास ऑफ इंडिया ओनली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन फर्स्ट इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए। So who was the first Indian to be recruited to the Indian Civil Services? Do let me know his name and the year of his selection in the comment section. इसके अलावा जैसे कि हमने बात किया कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का सिग्निफिकेंट एक्सपांशन हो चुका था विद द एडिशन ऑफ सिंध एंड पंजाब। आप यहां देख सकते हैं कि 1857 के अंदर ये जो पूरा पिंक शेडेड पोर्शन है, दिस वाज द एरिया इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे काफी सारे गवर्नेंस चैलेंजेस थे कि जो न्यू टेरिटरीज को हम ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में मर्ज कर रहे हैं तो इनका गवर्नेंस किस तरीके से चलाया जाए। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये पावर्स दिए गए, ये प्रिविलेज दिया गया कि वो चाहें तो कोई नई प्रेसिडेंसी या प्रोविंस जो उसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ में ये जो प्रोविंसेस है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1849 में पंजाब का एनेक्सेशन हुआ था, इसके बाद में आप देखोगे 1859 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया। इसी के साथ में जहां पे ये राइट दिया गया था, ये प्रिविलेज दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप कोई नई प्रेसिडेंसी या प्रोविंस क्रिएट कर सकते हो एज फार एज दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट इज देयर। इससे अगर हम एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएं तो इसी लाइन पे आप देखोगे असम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस जो हैं इनको भी क्रिएट किया गया। So that's all as far as the Charter Act of 1853 is concerned. हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है बैकग्राउंड, प्रोविजंस, उनके सिग्निफिकेंस, इम्प्लीकेशंस, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को। अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कंटेंट एज वेल एज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में जो करंट अफेयर्स हैं, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से केवल 4000 रुपीज में ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। कंटेंट प्लस करंट अफेयर्स, इंटायर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फर्दर डिटेल्स के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करके बिटवीन 5 PM एंड 9 AM, 9 AM to 5 PM, एंड या फिर आप sleepy.classes@gmail.com पे लिख करके भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।